असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बलाल, मुझे तुम्हारे इन फालतू सवाल का कोई जवाब नहीं देना। जो पूछा है वो बताओ। मुझे कल एयरपोर्ट छोड़ने आओगे या मैं खुद ही कुछ मैनेज करो। आयला ने महसूस अंदाज में उसकी बातों पर गुस्से से दांत पीसती तरह कर बोली थी। आयला ने उस दिन ज़िया से मिलने के बाद हफ्ते की बजाय 3 दिन बाद की टिकट्स बुक करवा ली थी। कल उसने हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर चले जाना था। आयला, वो तो मैं ज़रूर आऊँगा, मगर आहर हुआ क्या है? तुम इस तरह अचानक क्यों जा रही हो? क्या बात है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करो। बिलाल को आयला की इस तरह अचानक बिना किसी को बताए बगैर पाकिस्तान छोड़कर जाने वाली बात हजम बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। ज़्यादा मेरे दादा बाबा बनने की ज़रूरत नहीं है। जितना कहा है उतना करो, और खबरदार जो किसी के आगे भी अपना मुंह खोला तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आयला बिलाल से बात करते हुए गाड़ी में आ बैठी थी और कुछ देर मजीद उससे बातें करने के बाद आयला ने कॉल बात काट दी थी। जब एक बार फिर उसके मोबाइल पर जिया का नाम जगमगाया था, मगर अपने दिल पर पत्थर रखते हुए बिरहा ने मोबाइल साथ वाली सीट पर उठा दिया था। जिया सुबह से न जाने कितनी बार कॉल कर चुका था, मगर हर बार आयला ऐसे ही जवाब दे रही थी। उसने बहुत मुश्किल से उससे लड़ के इतनी सारी हिम्मत जमा की थी। जिया से बात करके उसे देख कर वो एक बार फिर कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए उसने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए वो किसी सूरत जिया का सामना नहीं करेगी और जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाएगी। आयला अपनी सोच में गुम थी जब अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है। आयला ने मिरर सेट करके जैसे ही घोड़ते पिछली सीट पे बैठे हुए नफूस को देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा था। जिया गुस्से बढ़े हुए साथ तासा चेयर पर सजा गाड़ी ड्राइव कर रहा था और रोड पर ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा करीब नहीं आ पा रहा था। आयला ने ट्रैफिक वाले एरिया से निकलते गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए आगे बढ़ा दी थी। ज्यादा मजीद गुस्से से भड़कते हुए अपनी गाड़ी की स्पीड उससे भी डबल कर दी थी और कुछ ही लम्हों में उसे क्रॉस करते हुए ज्यादा एक झटके से गाड़ी आयला का रास्ता रोकते हुए बिल्कुल सामने आकर खड़ी कर दी थी, जिस पर आयला ने फौरन स्पीड कंट्रोल करते हुए बर वक्त ब्रेक लगाई थी, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो उसकी गाड़ी ज्यादा से टकरा जाती और वो ऐसा तो मार कर भी नहीं होने दे सकती थी। ज़ियान पूरे अपने पूरे गैज़ो गज़ब के साथ तैश की आला में आयला की जानिब बढ़ रहा था। झटके से गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए ज़िया ने उसका बाजू पकड़कर घसीट कर बाहर निकला था और गाड़ी के बॉर्डर पर पलटते हुए ज़िया उसके गिर्द बाजू टकाते हुए अपने हाथ में लिया था। आयला ज़िया की जानब देखते से इज्तनाब करते हुए बिल्कुल नजरें झुकाए हुए थी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई क्या? मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारा इग्नोर किया जाना सख्त नापसंद है, और 2 दिन से मैंने जाने कितनी बार कॉल कर चुका, क्यों नहीं रिसीव की तूने मेरी कॉल? आयला को अभी भी नजर ना मिलाते हुए देखकर ज़िया का दिमाग खराब हुआ था। मैंने जरूर नहीं समझा, इसलिए आयला की नजरें पैरों पर टिकी हुई थी। आयला इकराम, ये सब मत करो, बहुत भारी पड़ सकता है ये सब तुम पर। ज़िया की नजरें उसके खूबसूरत नकुश पर फिसल रही थी। उसका हुलिया देखकर ज़िया की होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। आयला की दी जाने वाली वार्निंग के जेर असर आज अपने बेबाक लिबास की बजाय ढीली डाली लाइट ब्राउन लाइनिंग वाली शर्ट और प्लाजो में मलबूस थी और हैरत अंगेज तौर पर हाथों से दुपट्टा भी ले रखा था। ज़िया को अब एहसास हो रहा था कि ये लड़की वाकई प्यार की भुखिया, जो प्यार के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते थे। मीर ज़ियाद हैदर, जितना बुरा मेरे साथ हो चुका है ना, उससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। और तुम्हें मैंने पहले भी बताया है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं हो। वो सिर्फ एक जिद थी जो कि मैं पूरी कर चुकी हूँ। अब मुझे तुमसे उसे ब्राइन नाम मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है, और तुम्हारे अल्फाज मैं तुम्हें ही लुटाती हूँ। जैसे कुछ टाइम पहले तुम्हें मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वैसे ही मैं भी कहना चाहती हूँ कि मुझे भी मीर ज़ियाद हैदर के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आयला अपनी मुठिया बीच कर खुद पर काबू पाते हुए ज़िया की आंखों में जाकर बोली थी। उसके बाद बिना कुछ बोले हुए ज़िया खामोशी से उसे देखे गया था। ज़िया 2 दिन से ये सोच सोच कर थक गया था कि आहट आयला ऐसा क्यों कर रही है। इतना तो उसे यकीन था कि आयला जो भी बोल रही है वो सब झूठ है। वो आज भी उसकी आंखों में अपने लिए वही वल्हाना चाह दे सकता था जो पहले दिन से देखी थी। जो धोखा और फ्रेम तो किसी कीमत पर नहीं हो सकती थी। वहां खड़े खड़े अचानक आयला को अपने सर में दर्द की टीसी उठती हुई महसूस हुई थी। लड़खड़ा कर गिरने से बचने के लिए आयला ने जिया का बाजू थाम लिया था, मगर उसे इतना शदीद सर दर्द था कि उसे कुछ समझते हुए आयला ने आगे बढ़कर जिया के चौड़े सीने पर अपना सर रख दिया था। उसके सीने से लगा खड़ी दोनों हाथों से उसकी शर्ट सीने से जकड़े हुए जिया को कोई मासूम सी बच्ची लगी थी, जो इसी तरह उसके सीने से लगकर रहना चाहती थी, मगर कोई चीज उसे जिया से दूर जाने पर मजबूर कर रही थी। जिया को इसी बात का पता लगवाना था। उसे आयला के गिर्द अपने मजबूत बाजू का हसार बांधते उसे अपने होने का एहसास दिलाया था। अपने अंदर का हर दुख, दर्द और तकलीफ बयान कर सकती हो तुम। आई प्रॉमिस तुम्हें ऐसे ही हमेशा सीने से लगा कर रखूंगा। जिया ने झुककर उसके कान में सरगोशी की थी। आयला ने जिया की कुर्बत में खुद को पिघलता हुआ महसूस किया था। मैं नफरत करती हूँ तुमसे मीर, तुम भी करो ना मुझसे वैसी ही नफरत। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ जो सिर्फ नफरत के काबिल है। मोहब्बत मुझे रास नहीं आती। जिया को सीने से अपनी शर्मि से महसूस हुई थी। आयला के अल्फाज और इस तरह रोना जिया को गहरी फिक्र में मुबतला कर रहे थे।
मैं गलत था, नहीं हो तुम नफरत के काबिल, तुमसे ज्यादा प्यारी लड़की इस पूरी दुनिया में नहीं है, जो सच्चे दिल की मालिक मुनाफिकत से पाक है। तुम्हारे मीर को तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो चुकी है, जो कभी नफरत में नहीं बदल सकती। जैक को आयला का वजूद हज्जू की वजह से होले होले लदरता हुआ महसूस हुआ था। आयला की यह हालत जैक को तकलीफ दे रही थी, और सितम यह था कि वो असल बात से नावाकफ था। तो ये पागल लड़की और उससे कुछ बताने को भी तैयार नहीं थी। जैक के मोहब्बत पर आयला का दिल बेएहतियात चाहता कि काश वह तलख हकीकत उनके बीच न आई होती और वह कभी अपने मीर से दूर जाने का सोचती भी नहीं। मगर अब उसे ऐसा करना था, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आयला जैक की बाहों का हसार तोड़ते हुए उसे दूर हुई थी। मुझे एक दिन की और मोहलत चाहिए, फिर मैं सारी बात क्लियर कर दूंगी, सिर्फ एक दिन की मोहलत। आयला अपने बेगी नम पल के उठाकर जैक के भजिया चेहरे को आखिरी बार अपनी आंखों में बसाते हुए बोले थे, ठीक है, मगर इस बार अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो फिर मेरी सजा से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जैक ने नरम नजर से उसके जन्म देते हुए मोहब्बत से वार्न किया था, जिस पर आयला अस्पताल में सारी लाते हुए जल्दी से उसकी निगाहों से ओझल हुई थी। डायलॉग मारने में सबसे आगे है ये सड़ियल पुलिस वाला। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, और अब 2 दिन हो चुके हैं, आना तो दूर की बात है, एक कॉल तक नहीं की। मीरा गुस्से से वहां टहलती हुई बनाती हुई फिर रही थी। अगर एक दिन भी हशाम उसके पास ना आता और कॉल नहीं कटा तो मीरा न जाने कितनी ही वसवसों में गिरकर न जाने क्या क्या सोच कर अपने सर में दर्द कर देती थी। इन 2 दिनों में उसने न जाने क्या क्या सोच लिया था। उसे यही लग रहा था कि हशाम शायद उसे भूलकर अपनी फैमिली वालों की बात मान चुका है, अब कभी उसके पास वापस नहीं आएगा। इसे सोच के आते ही हशाम के सामने बड़ी बड़ी बातें कर जाने वाली मिन्हा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। मिन्हा अभी न जाने और क्या क्या सोचती जब उसका मोबाइल बाज उठा था। फाड़िया का नंबर देखा मिन्हा मुस्कुराई थी, और उसकी फाड़िया से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। फाड़िया उसकी बोरियत के ख्याल से दिन में तकरीबन रोज ही उसे कॉल करती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, तंग आ गई हूँ यहाँ अकेले बैठ बैठ कर। फड़े की आवाज सुनते ही मिन्हा फट पड़ी थी, और उसकी झंझनाई हुई आवाज सुनकर फाड़िया हंसती थी। तो चलो फिर शॉपिंग पर चलती है, अपने मजाजी खुदा से इजाजत लो, मैं तो पूरी तरह से रेडी हूँ तुम्हारी बोरियत खत्म करने के लिए। मगर तुम्हारे इस पुलिस वाले को तुम्हारे हवाले से खुद के अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं है, ना ही किसी को तुम्हारे पास आने देता है, और ना ही अपने अलावा किसी के साथ बाहर जाने की इजाजत। मगर फिर भी तुम एक बार पूछ लो। फाड़िया ने फौरन ही अपनी खिदमत पेश की थी, मगर साथ ही हशाम की शान में पूरा कसीदा भी तरान दिया था। फाड़े के मुताबिक हशाम मिन्हा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था, तभी उसके मामले में इतना पोजेसिव था। इजाजत दे ही ना दे, रहने दो, उसे पूछने से बेहतर कि मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। मीना जो शॉपिंग के नाम पर एक्साइटेड हुई थी, मगर फिर हशाम के सीधे दो टोक इनकार का सोच कर उदास हुई थी। यार तुम एक बार पूछो तो सही, क्या पता मान ही जाए, इतना खड़ूस नहीं है मेरा भाई। फाड़े ने उसे अच्छी तरह से हिम्मत दिलाकर हशाम से बात करने पर राजी करते हुए फोन बंद कर दिया था। पहले तो मिन्हा की अन्ना उसे बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रही थी कि इस बंदे को कॉल करे, जिससे पिछले 2 दिन से उसकी खबर नहीं ली थी। मगर फिर इसी बहाने हशाम की आवाज सुनने, उसे बात करने की हाथ मिन्हा ने दिल के आगे हार मारते हुए हशाम को कॉल मिला दी थी। हशाम जो किसी मीटिंग में बिजी था, मिन्हा की कॉल देखते हुए फिक्रमंद होते हुए कॉल रिसीव की थी, क्योंकि आज से पहले वो उसे मैसेज और कॉल करता था। मिन्हा के जन्म से तो कभी पहल में एक मैसेज तक नहीं आया था, इस वक्त कॉल देखकर परेशान होना बनता था। मिन्हा क्या हुआ, तुम ठीक हो, सब ठीक है ना वहाँ? हशाम ने मिन्हा को कुछ बोलने से पहले ही बेचैनी से बोला था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जितनी आपको मेरी फिक्र है ना, सब पता है मुझे। ये सब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ये कहने के लिए कॉल किया कि मुझे फाड़िया के साथ शॉपिंग पर जाना है। वे बाहर खड़े किए जाने मस्टंडू को बोले कि मुझे जाने दे। मीना की रूठी हुई आवाज न रूठी आवाज सुनते ही हशाम का बेसादा क्या गूंजा था, जिस पर मीटिंग में बैठे हुए सब लोग हैरत से इसके जन्म देखे गए थे। हशाम उन सबको बाहर जाने का कहते हुए चेयर पर रिलैक्स अंदाज में बैठ गया था। 2 दिन से वो रफीक नियाजी के खिलाफ केस पर काम करते हुए उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करते इस कदर बिजी था कि 1 मिनट सो भी नहीं पाया था, और अब थकावट से उसका बुरा हाल था। मगर अपनी लाडली बीवी की आवाज़ सुनते हुए एकदम रिलैक्स हुआ था, और उसके खुद से बढ़ते जाने वाली लापरवाही की तरफ ध्यान दिलाती उसे अपने अंदरूनी हालात से काफी हद तक आगाह कर गए थे। मेरी जान, जितनी मुझे तुम्हारी फिक्र है ना, उतनी किसी की भी नहीं है, और काश तुम ये बात मेरे सामने बोलती तो यकीन मैं तुम्हें अमली तौर पर भी करके दिखाता। हशाम के जवाब पर बिना ने अपना सर पीट लिया था। क्या था ये शख्स, हर बात में से कैसे अपने मतलब की बात ढूंढ लेता था। मुझे किसी बात का सबूत नहीं चाहिए, मैंने जो कहा है उसका जवाब दे। मिन्ना के तपे तपे लहजे पर हशाम को दूर बैठे ही उस पर बहुत ही प्यार आ रहा था। ओके मैडम, आपका हुक्म सर आंखों पर, आप जा सकती हैं शॉपिंग पर। मेरे उन बैठ खड़े मिस्टर की बला इतनी जरूरत कहाँ कि वो आपको रोक सके। मिन्ना से बात करते हशाम के 2 दिन की थकर जैसे उड़न चू हो चुकी थी, वो खुद को एकदम फ्रेश महसूस कर रहा था। हशाम की बात पर मीरा ने हैरत से आगे पड़े मोबाइल कार्ड से हटाकर नंबर देखा था कि क्या ये वाकई हशाम ही है ना, और उसे इतनी आसानी से कैसे इजाजत दे सकता है। मगर यकीन आता ही मीरा ने मजीद हशाम की कोई बात सुने बगैर ही कॉल काट दी थी, और खुशी से फाड़िया को मैसेज करती चेंज करने के लिए रूम की जानब बढ़ गए थे। अगले 15 मिनट में मिनहा ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठी थी, और फाड़िया उसे शॉपिंग मॉल में ही मिलने का मैसेज किया था। गाड़ी मॉल के पार्किंग में रुकी थी जब उसे फाड़िया का एक और मैसेज मिला था।
हैव अ नाइस एंड रोमांटिक डे विद योर डैशिंग हबी। फाड़े के मंच पर मिठा ने नासमझी से स्क्रीन को घूरा था। उसे पहले का वो कुछ समय थी उसकी साइड का दरवाजा खोलते हुए हशाम ने आंखें को झुकते हुए हाथ बढ़ाया था। हशाम को देखकर मिठा की धड़कनें तेज हुई थी। उसने आंखें फाड़े हुए बेयकीनी से हशाम का जन्म देखा था। उसकी हाथ तरफ वो अपना काम छोड़कर यहाँ पहुंच गया था। आप? मिठा ने उसका हाथ बढ़ाया हुआ हाथ इग्नोर करते हुए हैरानी से उसकी तरफ देखा था। मेरी प्यारी वाइफ का अगर शॉपिंग का मूड हो गया हो तो मैं कैसे उसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। हशाम ने मिठा को मुस्कुराकर जवाब देते हुए अपने बड़े हुए हाथ को थामने की जानब इशारा किया था, जिस पर मिठा को झिझक महसूस हुई थी, मगर फिर बहुत दिक्कतों से हिम्मत जमा करते हुए मिठा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख चुके थे, जिस पर हशाम ने बहुत ही नरमी से अपने लब रखते हुए उसे बाहर निकाला था। जियान अपने एक दोस्त की इजाजत के लिए हॉस्पिटल आया था और उसे मिलकर जैसे ही उसके रूम से निकला, उसे आयला रोते हुए डॉक्टर के रूम से निकलकर बाहर की जानब तेज कदम से जाती हुई नजर आए थे। जियान आयला को वहां देखकर बहुत ही हैरान हुआ था। जहां तक वो जानता था, आयला को एक्सीडेंट से सर पर मामूली सी चोट ही आई थी, तो जो काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। हाँ, खून ज्यादा बह जाने की वजह से कमजोरी उसे काफी ज्यादा हो गई थी, मगर उसका भी ट्रीटमेंट हो चुका था। तो आयला अब हॉस्पिटल में क्या कर रही थी और रो क्यों रही थी? जियान को लग रहा था कि कोई ऐसी बात है जो वो मिस कर रहा था। हॉस्पिटल से जाने के बाद ही तो आयला का रवैया चेंज हुआ था। उसी को सोचते हुए जियान उसी डॉक्टर के ऑफिस की तरफ बढ़ गया था जहां से आयला निकल कर गए थे। मैं आई कम इन? जियान ने डोर नॉक करते हुए डॉक्टर अदिला को मुतवज्जो किया था, जो सर हाथों में गिराए किसी बहुत ही गहरी सोच में गुम थी। यस प्लीज। जियान को देखकर डॉक्टर अदिला चौंक सीधी हुई थी। आए, प्लीज तशरीफ रखें। डॉक्टर अदिला ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कुर्सी की जानब इशारा किया था। वो उसे पहचान चुकी थी। ये वही शख्स था जो उसे उस दिन आयला को हॉस्पिटल लाया था, जिस पर जियान गहरा सांस भरते उनके सामने आ बैठा था। अभी अभी जो लड़की यहाँ से निकल कर गई है, आयला इकराम, मुझे उसके मतलब जानना है। वो क्यों आई थी यहाँ और रोते हुए क्यों निकल कर गई है? क्या प्रॉब्लम है उसके साथ? जिया की बात पर डॉक्टर अदिला ने गहरी नजर से उसका जायजा लिया था, मगर जिया के चेहरे पर आयला के लिए वाज़ह फिक्र उसे बहुत कुछ सोचने में मजबूर कर गए थे। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप क्यों पूछ रहे हैं ये? क्या लगते हैं आप आयला के, जिसकी बिना पर मैं आपको आयला के पर्सनल मैटर के मतलब कुछ भी बताऊं? डॉक्टर की बात पर जिया खोले से मुस्कुराया था। अभी तो कुछ नहीं लगता, लेकिन बहुत जल्द उसके छोड़ के ओहदे पर फायज होने का इरादा रखता हूँ। बहुत मोहब्बत करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। डॉक्टर अब्दुल्ला ने जिया की बात पर झटकते हुए सर उठाते उसकी जन्म देखा था। आई थिंक मेरी इतनी बड़ी बात से आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि वो मेरी लाइफ में क्या मुकाम रखती है और उसके पर्सनल जानने का हक रखता हूँ मैं। जिया की बात पर डॉक्टर अब्दुल्ला को उसकी शक्ल में एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। वो जो आयला की जिद के आगे हिम्मत हार कर बैठ गए थे, और ये शर्मिंदगी के रोजे महशर वो अपने अजीज दोस्त को क्या मुंह दिखाएगी, उनको सुकून नहीं लेने दे रही थी। जिया का पुरयकीन अंदाज देखकर अपने सर से एक बहुत ही बड़ा बोझ सिरकता हुआ महसूस हो रहा था। अगर आप वाकई आयला से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो मेरी ये बात आपकी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान लेने वाली है, जिसमें सुरखरू होना शायद आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि डूबती कश्ती पर सवारी करना कोई पसंद नहीं करता। डॉक्टर अदिला के वापस जिया की पेशानी पर फिक्रमंदी की लकीरें मस्जिद गहरी हुई थी। उसके दिल को जैसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। आप प्लीज अगर पहेलियां बुझवाने की बजाय मुझे पूरी बात बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादा उनका ये सस्पेंस इस वक्त जहर लगा था। बताऊंगी, सारी बात बताऊंगी, मगर उससे पहले कुछ और बताना चाहती हूँ। डॉक्टर अब्दुल्ला जैन हैदर को जानती नहीं थी, इसलिए वो देखना चाहती थी कि सारी हकीकत जानकर ये बेहद वजह शख्स आयला की मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाएगा या वाकई उसे सच्ची मोहब्बत करता है। इसलिए उनने पहले आयला की गुजरी सारी जिंदगी उनके सामने रख दी थी। उसकी माँ को बदकिरदार कहकर घर से निकाल दिया जाना, बाप की दूसरी शादी कर लेना, और फिर इन दोनों का हमेशा आयला के साथ तौहीन और नफरत अमेज रवैया रखे जाना, आयला का नशा करना, लेट नाइट पार्टीज पर जाना, उसके हिस्सा तक बिगड़ने की सारी वजह उन्हें आयला की जिंदगी की हर हकीकत जिया के सामने बयान कर दी थी, जिसे सुनते हुए जिया को आयला के दुख से अपना दिल फटता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी हर मुलाकात में कही जाने वाली बातें याद आने लगी थी, जिसमें रोते हुए उसने जिया को बताया था कि वो बद किरदार नहीं है और जिया से मोहब्बत की भीख मांगते कैसे उसने खुद को इसी हद तक पूरी तरह से बदलने का यकीन दिलाया था। वो सिर्फ मोहब्बत की प्यासी थी। पूरी जिंदगी नफरत सहते और करते वो अपने असल शख्सियत न जाने क्या बन चुके थे। जिया की आंखों के गोशे में हल्की सी नमी अटक गई थी। उसे सोच लिया था कि उस प्यारी लड़की को हमेशा सीने से लगा कर रखेगा और अब कोई गम उसके करीब नहीं आने देगा। उस पर मोहब्बतों की ऐसी बरसात करेगा कि अपनी सारी पिछली जिंदगी के सारे गम भूल जाएगा। मगर जिया ये नहीं जानता था कि उस पर इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी क़यामत टूटने वाले थे। आयला बहुत ही मजबूत लड़की है, जिसे अपनी जिंदगी का हर मुश्किल पल मुस्कुराकर काटा है, कभी किसी को अपने अंदरूनी हालात का अंदाजा नहीं होने दिया। मगर एक चीज उसे तोड़कर रखती है। डॉक्टर की बात पर जिया ने उनकी जान नासमझी से देखा था, जिस पर उन्होंने दराज में पड़ी हुई फाइल निकालकर जिया की जानब बढ़ा दी थी। ये क्या है? जिया ने फाइल थामते हुए सवालिया अंदाज में उसकी जन्म देखा था।
आयला की रिपोर्ट्स है ये, उसे थर्मोबोसिस है, उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉट है जो कि शुरू में इलाज ना करवाने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अब उसके ब्रेन को बहुत काफ़ी डैमेज कर चुका है। आयला के पास सर्वाइव करने के सिर्फ 20% चांसेस मौजूद है। डॉक्टर की बात सुनकर जिया के हाथ से फाइल छूटकर नीचे गिरी थी। उसे लग रहा था कि डॉक्टर अदिला ने यह बयाना खबर नहीं सुनाई थी, बल्कि कोई नुकीली तेज खंजर उसके सीने में एन दिल के मुकाम पर घोंप दिया था। ये आप क्या कह रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? आयला तो बिल्कुल ठीक है ना, उसे कुछ नहीं हुआ। ज़ैन नफी में साहिलात ये तला हकीकत मानने से इनकारी था। सब के चक्कर में उसकी आंखें लाल अंगारा हो चुके थे। अफसोस के साथ, मगर ये बिल्कुल सच है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि आयला अपने बचने की 20% चांसेस को लेना नहीं चाहती। उसने अपना इलाज करवाने से साफ साफ इनकार कर दिया और मुझे किसी को भी बताने से साथी से मना किया है। डॉक्टर अदिला की बात पर ज़िया ने गुस्से से बड़ी निगाहों से उनकी जन्म देखा था। वो तो है ही पागल लड़की, मगर आप इसकी बातों में आके एनीवे जो आप लोगों ने करना था कर लिया, टाइम गाया करके। अब वो होगा जो मैं करूंगा और आयला इकराम को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। ज़िया नीचे की फाइल उठाते हुए एक अज़म के साथ कहते हुए वहां से उठ गया था। ज़िया वहां से तो हिम्मत करके उठ गया था, मगर इतना जानलेवा निशान सुनकर दिल दाड़े मामा रोने पर कर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया का तहस नहस कर दे। खुद को बेड से मजबूत जाहिर करते हुए वो आयला की तकलीफ पर अंदर से टूट रहा था। आयला को बेइज्जत किए जाने वाला हर लम्हा याद करते ज़िया को उससे नफरत महसूस हो रही थी। वो इतना बेहिस और बेरहम कैसे हो सकता था? वो कैसे उस लड़की की सच्चाई नहीं जान पाया था जो हर बार उस अपने करीब आने पर पहले से भी ज्यादा बुरे इल्जामात लगाकर उसे दूर झटक देता था। तो उसका मतलब आयला का वो सर में शदीद दर्द होना, वो सब उसकी इलामत था। वो मेरे खुदाया, मैंने उसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बढ़ सकता था? आज सुबह भी तो वो वही हालत हुई थी ना उसकी। वो पहले ही इतने बड़े दर्द से गुजर रही है और मैं उसे मजीद तड़पाता रहा। ज़िया का बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी कोताही और बेरहमी पर खुद को बहुत बड़ी सजा दे डाले, मगर इस वक्त उसको जोश नहीं बल्कि होश से काम लेना था। आयला के साथ ये जंग लड़नी थी। अपनी आयला अपनी मोहब्बत को हर हाल में बचाना होगा, उसको कुछ नहीं होने देना था। जियान ने अपनी आंखों से न जाने कब निकल आने वाले आंसू को बेदर्दी से झटाते मोबाइल उठाते लंदन में मुकीम अपने दोस्त जो कि बहुत ही काबिल न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन था को कॉल मिलाए थे। वो आयला को बचाने की हद तक किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर चुका था। हशाम को यहाँ देखकर मीरा को बहुत ही खुशी हो रही थी, मगर वो बिना ये खुशी जाहिर किए अपने चेहरे पर नाराजगी के तासा सजाए हाल में उसके साथ ही दाल हुई थी। उसका दिल बहुत खुश फहम हुआ था कि हशाम को देती अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उसकी हाथ तक यहाँ आया था। जहां तक मैं जानता हूँ तुम यहाँ शॉपिंग करके करने आई, ना के इन सब चीजों को ढूंढने। अगर मुझ पर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो डायरेक्ट मुझ पर उतारो ना, इन बेचारी चीजों का क्या कसूर है? हशाम कब से उसे एक से दूसरी चीज को गुस्सा से घूरते हुए देखकर आहर का उसके सामने आकर रास्ता रोकते हुए बोला, मुझे आप पर गुस्सा क्यों होगा भला? और आप प्लीज थोड़ा फासला पर होकर चले, ये आपका फ्लैट नहीं पब्लिक प्लेस है। मीना अपनी खुद सादा सोचों से इस कदर घबराई और झंझलाई हुई थी कि उसका बिलावजह हशाम से लड़ने को दिल कर रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि सारी बात इस शख्स पर निकाल दे जो अपनी इन तंज अंदाज से ना चाहते हुए भी उसे अपना असीर बना चुका था। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे साथ हर प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती ना तो हशाम गुरदर्दी की इतनी अहमियत और मोहब्बत देने पर हवाओं में उड़ रही होती। और करीब क्यों नहीं आओ मैं बेरी, तुम सिर्फ बेरी हो जो मर्जी चाहो काटता हो, किसी हिम्मत है कि मुझे रोकर दिखाए? हशाम को कुछ कुछ बिढ़ा का रवैया समझ में आ रहा था। हशाम ने सोच लिया था कि कैसे बिढ़ा के अंदर पल्ले वाली सासे कमजोरी को कम करना है। उसे बताना है कि बिढ़ा ही वो वाहिद लड़की है जो हशाम गुरदर्दी के दिल को छूने में कामयाब हुई है और उसके लिए ऊपर वाले की तरफ से दिया गया बहुत ही अनमोल तोहफा है। हशाम ने मजीद शौक होते हुए उसे मजीद चढ़ाने के लिए उसका हाथ में पकड़ लिया था। हशाम के इस तरह से बिना ईद गिर्द बुजुर्ग लोगों की परवाह किए बगैर हाथ पकड़ने पर बुखला सी गई थी। बेशरम इंसान कहीं पर भी शुरू हो जाता है। बिना हशाम को बोलकर उसकी जन्म से कोई और पेशकदमी नहीं चाहती थी, इसलिए दिल ही दिल में बुड़बुड़ा कर रह गए थे। मैडम आपके तो इरादे नहीं लग रहे शापी के, यहाँ भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। हशाम बिना की वजह से खामोशी पर उसका हाथ हमें आगे बढ़ गया था और फिर उसे बिना के लिए ढेरों चीजें खरीद डाली थी। बिना उसे रोकती रह गई थी, मगर हशाम ने पहले कभी उसकी सुनी थी जो अब सुनता। हशाम वो शख्स था जिसे शापी के नाम से भी चिढ़ती। उसकी शापी ज़िया या फिर वासे में से कोई काट देता था, मगर आज सिर्फ बिना के मुरझाए चेहरे पर रौनक लाने के लिए वो अपना नापसंदीदा तरीन काम कर रहा था। उन दोनों में से कोई अगर हशाम को इस तरह शापी कटा देख लेता तो कुछ वक्त के लिए तो जरूर सख्ते में आ जाते। मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर करना पसंद करोगे स्वीट हार्ट? घर में बैठकर हशाम ने बहुत ही मोहब्बत से उसे मुखातब किया था। बिना हशाम के इतने प्यार बड़े रवैये पर बुरी तरह से घुल गई थी। उसकी बात पर बिना खामोश नजर से उसकी जनाब देखे गए थे। क्या हुआ बिना, इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है? कोई बात परेशान कर रही है तो मुझसे शेयर करो ना। हशाम ने बिना की जानब मुड़ते हुए उसके दोनों हाथ गिरफ्त में लेते हुए उसे आंसू बड़वी स्याह जुल्बों में झांका था।
कि आप हमेशा ऐसे ही मुझसे प्यार करेंगे, अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना। कोशिश के बावजूद भी दो मोटे मोटे आंसू पलकों की बाढ़ पार कर आज गालों पर लड़क गए थे। उसकी बदगुबानी पर हशाम ने गहरा सांस हवा में हर्ष किया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करूंगा? उसकी आंसू नरमी से अपनी पोर पर चुटते हुए हशाम ने मतलब उसके ख्यालात जानने चाहे थे। मैं जानती थी आप मुझे छोड़ देंगे। बिना उसके उल्टे सवाल करने पर अपना हाथ छुड़ाते गुस्से से बोली थी, व्हाट? ऐसा कब कहा मैंने? कब से खुद को काल और का बोझ रखने की कोशिश करते हशाम का दिमाग गुमा था। वो बिना को डांटना नहीं चाहता था, मगर उसकी हरकतें हशाम को गुस्सा दिला रही थी। इतने डरे उसने आज तक कभी अपने बर्दाश्त नहीं किए थे, और उस लड़की के इतने डरे उठाने के बाद ऐसे जवाब पर हशाम को बुरा लगा था। उसे अपना सब्र तबतबा महसूस हो रहा था। तो आपने जवाब भी तो नहीं दिया ना। बात गोल बोल करने का यही मतलब होता है ना कि आपने अभी डिसाइड ही नहीं किया। अगर ऐसा किया तो ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? मैं जानती हूँ आपकी फैमिली आपके लिए बहुत ही अहमियत रखती है। मिनहा इतने दिनों की जहरी अजियत को शिकार होने की वजह से गुस्से में वो अल्फाज भी बोल रही थी जो उसकी तबीयत का हादसा बिल्कुल मिले थे। मिसेस मिनहा, हशा, मैं तुम्हें इस दिन क्लियर वर्ड्स में बता चुका हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो और हमेशा ही रहोगी, चाहे उसके लिए मुझे दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ना पड़े। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि तुम मेरी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है। तुम बिला वजह की फजूल सोच कर खुद को हल्कान क्यों कर रही हो? हशाम से दोनों बाजू थाम कर अपने करीब करता हुआ बोला। हशाम को उसकी आंखों में उसके अल्फाज की सच्चाई महसूस हुई थी। मगर आपकी फैमिली? बिना के सुई वहीं पर अटकी देखकर हशाम मुस्कुराया था। यार, ये बात सच है कि मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत ज्यादा अहम है, मगर तुम तो मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, और अगर मैं से कोई मुझसे मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उनसे भी लड़ने से पीछे नहीं हटूंगा। हशाम की बात पर पहली बार मिनहा भीगी पलकों के साथ मुस्कुराई थी। यह हसीन मर्जा हशाम को मोहब्बत कर आ गया था। उसे झुककर उसकी लाल होती हुई छोटी सी नाक पर लब रखते हुए उसकी सांसों में इंतजार पैदा कर दिया था। हशाम का यकीन कराता हुआ अंदाज मीना का सर से जैसे भारी बोझ सिरका गया था। वो हशाम को देदी की बात पर दिल से ईमान ले आए थे। आप दूर रहे मुझसे, जरा सा मुस्कुरा क्या दो, आप तो फ्री ही हो जाते हैं। बिना हशाम के कंधे पर दबाव डालकर उसे खुद से दूर करती मुस्कुराई गुस्से से बोली, जिसके जवाब में हशाम के होनहार तेवर देखकर वो खिलखिलाते हुए गाड़ी के दरवाजे से जा लगे थे। मगर हशाम ने आराम से अपना बाजू लंबा करते हुए उसके बाजू की गिरफ्त में लेते एक झटके से उसे जान खींचा था, जिस पर अगले ही लम्बे मीना तकरीबन हशाम की गोद में समा चुके थे। अच्छा जी, तो एक पुलिस वाले को धमकाने की कोशिश की जा रही है। तुम जानती नहीं हो तुम्हारी ये मासूम धमकियां कैसे मेरे जज्बात भड़का देती है। अब आ रहा हूँ, करीब रोकर दिखाओ। हशाम मीना के चेहरे को बागोर देते उसके होंठों को फोकस में रखते हुए उन पर झुका था, जिस पर मीना के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी इतनी गुर्बत उसके होश कम करने के लिए काफी थी। उसे जल्दी से हशाम के होठों पर हाथ रखते उसे खुद से कुछ फांसी पर रोक दिया था। मैं तो मजाक कर रही थी, प्लीज इस तरह मत करे, मेरी जान निकल जाएगी। मीना अपनी बात में अच्छी हंसी फट चुकी थी। हशाम उसकी नरम हथेली का लम्स अपने होठों पर महसूस करता अब सूदगी से मुस्कुरा दिया था। मीना का यह घबराया घबराया अंदाज उसे गुस्ताही पर मजबूर कर दिया रहा था, मगर उसकी गैर होती हालत को मद्देनजर रखते हुए हशाम ने गहरा सांस लेते हुए अपने जज्बा पर काबू पाया था। आज तो बचत होगी, मगर नेक्स्ट टाइम ऐसी किसी नरमी की तवक्को ना रखना डियर वाइफ। हशाम उसकी हथेली पर लब रखते उसे दूर होते हुए वर्तगी से उसका लाल चेहरा देखता हुआ वार्न कर गया था।